अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। आपके खूबसूरत कमेंट्स, जैसा कि मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ, पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। समटाइम्स तो आपके इतने प्यारे मज़ेदार कमेंट्स होते हैं कि बस मज़ा आ जाता है और कोशिश होती है कि मैं हर एक को जवाब दे सकूं। अगर कोई किसी का जवाब देना रह गया हो तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। तो जनाब जी, आज हमारी थी मंथली मीटिंग किसी होटल में, जैसे कि हर दफ़ा हुआ करती है। आज मैं स्टॉल्स की वीडियो नहीं बना सकी जो कि वहाँ पे हुआ करते हैं ख़वातीन जो घरों पे काम करती हैं अपने हैंडीक्राफ्ट या जो भी उसका उनका बिजनेस होता है, कपड़ों का, एनीथिंग। ज्वेलरी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्टॉल या टेबल ज्वेलरी से मुतालिक होती हैं। तो आज मैं नहीं बना सकी क्योंकि हर दफ़ा वही ज्वेलरी होती है, कपड़े होते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज छोड़ो, आज जो मेन चीज़ है उस पर फोकस किया जाए। तो जनाब, आज ब्रिगेडियर डॉक्टर मुअद्दत राना का खूबसूरत लेक्चर था। हमारे क्लब में मोस्टली औरतें जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन वाली हैं, तो उन्होंने ग्रैंड चिल्ड्रन के और ग्रैंड पेरेंट्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो रब्त है, जो रिश्ता है, जो रूट्स है, उसके बारे में वजाहत की। और एक कितनी खूबसूरत वजाहत की कि सुन के हमें तो मज़ा आ गया। बहुत अच्छा उनका लेक्चर था। फिर वो चूँकि ज़रा जल्दी में थे तो उनकी बेटी आज चीफ गेस्ट थी, डॉक्टर रूप की क्वालिफ़िकेशन देखें और इस छोटी सी लड़की को देखें तो यकीन नहीं आता, लेकिन बहरहाल बहुत क्वालिफाइड है वो। फिर उन्होंने लेक्चर दिया, तो लेक्चर मैंने काफ़ी हद तक रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको सुनवाती हूँ। हमें तो बहुत मज़ा आया। इस तरह के लेक्चर सुनने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तो यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ और आप भी सुने। हम लोग तो बहुत इंस्पायर हुए डॉक्टर साहब की बातें सुनकर। तो चलिए, मैं आपके लिए जो रिकॉर्ड किया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा कि एज ए पेरेंट्स आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और एज ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना, ग्रैंड पेरेंट्स आर ग्रेट, ये भी उन्होंने बताया। तो चलिए जनाब, मैं आपको सुनाती हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, उस्ताद ज़ाहिर है ये जो फल लगा है ये किसी शाख पर लगा है और जो शाख है ये कनेक्टेड है तने के साथ और वो तना अपनी रूट्स रखता है। ऐसे ही है ना? ठीक है, ये जो दरख्त है जिसके ऊपर ये फल लगा है ना, ये आप नहीं है, ये है उसके माँ बाप। आप सबसे पहले ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि जब आपकी अपनी बच्ची के यहाँ या बेटे के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उस दरख्त पर लगता है, वो आप नहीं है और ना ही आप उस दरख्त की रूट्स हैं, क्योंकि ये तो आपसे डिटैच हो गया ना। यानी ये एक और बीज है जो आपने एक और जगह पे बोया और वहां पर वो दरख्त बना। तो आप तो नहीं इसकी रूट्स हो सकते। मैं सिर्फ दरख्त की मिसाल आपको दे रहा हूं। अगर इस दरख्त से आप कोई आम तोड़कर किसी और जगह उसकी गुठली लगा दें तो ये दरख्त रूट्स तो उसकी नहीं होंगी ना, उसकी तो अपनी रूट्स होंगी। तो आप कौन है? आप हैं सॉइल। आप उस दरख्त का सॉइल हैं, यानी उस दरख्त की जो मट्टी है, जिस मट्टी में उसने बड़ा होना है और वो बड़ा हुआ है, वो मट्टी आप है। अब वो जो इस पर फल लगा है इस दरख्त के ऊपर, ग्रैंड चाइल्ड, उसकी रूट्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन रूट्स अपनी ग़िज़ा किससे हासिल करती है? सॉइल से। आप वो ग़िज़ा देने वाले हैं जिससे वो रूट्स बड़ी हुई हैं और वो दरख्त बना है। तो अब सॉइल का बुनियादी रिश्ता रूट के साथ
एक ऐसी मेम्ब्रेन के जरिए होता है, इस तरह की मेम्ब्रेन, ये लगा हुआ है मेरे सामने पौधा, इसके अंदर मट्टी है, आप देख रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसकी जो जड़ें हैं ना वो मट्टी से जुदा हैं, एक इस तरह की मेम्ब्रेन के साथ। आप यूं समझ लेंगे, लगी हुई है मट्टी पे, बाहर मट्टी है, फिर ये मेम्ब्रेन है जो कि रूट्स का हिस्सा है। जिस चीज की जरूरत होती है ना इस पौधे को, जिस चीज की जरूरत होती है वो अगर इस मट्टी में मौजूद हो तो वो इसे हासिल कर लेता है। मसलन इस मट्टी में बहुत ज्यादा पानी है, ये होटल वालों को बता के जाऊंगा, ये सूख जाएगा, बहुत पानी डाला हुआ है। तो अब बहुत ज्यादा पानी है, अगर ये मेम्ब्रेन ना हो तो ये सारे का सारा पानी एकदम दरख्त में चल जाएगा, ये सूख जाएगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना ये बचा के रखती है उस दरख्त को। तो मेम्ब्रेन क्या करती है कि जब ज्यादा पानी होता है तो बंद हो जाती है, जब कम पानी होता है ना इसके अंदर तो जरा खुल जाती है। तो अपनी मर्जी का पानी जितना इसे चाहिए ये इसे बाहर निकाले अपने लिए, अपनी जरूरत के मुताबिक। समझ गए? बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे यानी मट्टी से उस दरख्त ने क्या हासिल करना है ये दरख्त तय करेगा, सॉइल तय नहीं करेगा। अगर सॉइल ने ये तय कर दिया कि इसको कितना पानी चाहिए तो ये सूख जाएगा, क्योंकि सॉइल को पता नहीं है ना इसके ऊपर इस दरख्त के क्या हालात हैं, वो तो नीचे है, उससे ऊपर की दुनिया का तो पता ही नहीं है, उसको तो उस दुनिया का पता ही नहीं है जिसमें ये पल पड़ रहा है और इसकी शाखें और फलें और फूल है, नहीं पता ना, वो तो सॉइल है, मट्टी है। उन जमानों का आपको पता ही नहीं है जिन जमानों में उस बच्चे ने पलना बढ़ना है, आपने देखा ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना, जैसे उन्होंने हमारा जमाना नहीं देखा हुआ, वो हज़रत अली का कौल है। सो ये एहतियात है आपके और आपके उन छोटे बच्चों के दरमियान, इसका नाम एहतियात है, बचाव है कि आप में से क्या चीज आप में मौजूद है लेकिन उसको सिर्फ उस वक्त चाहिए जब उसे उसकी जरूरत हो, और अगर उसको जरूरत नहीं है तो फिर कि नहीं लेनी उसने आपसे। अगर जो आपके अंदर बदर्जा उत्तम मौजूद है, उसे मैग्नीशियम चाहिए तो वो मैग्नीशियम लेगा इस सॉइल से, उसे यूरिया चाहिए तो वो यूरिया आपसे लेगा, उसको नमी चाहिए तो वो आपसे लेगा, और अगर नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। ग्रैंड पेरेंट्स ये जुल्म करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कि उन तक वो खुराक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो उनके ख्याल में उसको चाहिए, और इस एहतियात को भूल जाते हैं। इसके ऊपर आपकी बहुएं आपसे नाराज होती हैं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा कब सोएगा और कब जागेगा? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो ब्रेस्ट फीड लेगा, कि वो फॉर्मूला मिल्क लेगा? लेकिन करती आप ही हैं। और अगर आपकी बात ना माने तो आप अपने बेटे को शिकायत लगाती हैं, मैंने अनोखा बच्चा पैदा किया है, मैंने किए 5। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपने अपने 5 पैदा किए हैं, उसने अलग पैदा किया ना। So, आपकी बोन ऑफ कंटेंशन खत्म हो जाएगी अपनी अगली जनरेशन्स के साथ अगर आप इसका एहसास करने लगे कि मुझे सिर्फ वो देना है जिसकी डिमांड है, जिसकी जरूरत है। अम्मी मैंने दफ्तर जाना है, मैं जाते हुए 10 बजे अपनी बेटी को छोड़ दूंगी, 1 बजे ले लूंगी। जी बेटा हाजिर, आओ रखो। बस एक बात सिर्फ मेरी शर्त है कि 10 से 1 के दरमियान मैं क्या करूंगी ये तुमने नहीं तय करना, क्योंकि वो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है। एक बच्चे को सिर्फ माँ बाप नहीं चाहिए, वो एक सोशल एनिमल है, उसको ग्रैंड पेरेंट्स भी चाहिए। अब आप उसको क्या देंगी 10 से लेकर 1 के दरमियान? वो छोड़ के गई है ना। 10 से 1 के दरमियान वो तय नहीं करेगी। आप इसको 11 बजे ये करेंगी तो आप 12 बजे वो करेंगी, तो अगर आपने इसको घूर के देखा तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी, तो फिर आपने इसको गाजर नहीं खिलानी, तो आपने इसको मूली नहीं खिलानी 11 बजे। ये विजडम तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास है ना। Exactly, आपके पास है, उनके पास तो नहीं है। अब आप क्या, ये देखिए 10 से 1 तक आप इस बच्चे का मेमोरी रिजर्वॉयर है, बैंक है, मेमोरी बैंक।
उसका पास्ट है, उसको नहीं पता वो कहां से चला। हम लोग बेटा, हम अवान हैं, हम राजपूत हैं, हम सैयद हैं, हम पता नहीं क्या हैं वगैरह में कुछ कॉमेंट मुझे याद है, बस मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है। वो सारी मेमोरी आपने इस बच्चे को इस वक्त देनी है 10 और 1 के दरमियान, क्योंकि वो उस याददाश्त के बगैर जीरो है। कोई बच्चा दुनिया में अपनी उस याददाश्त के बगैर, जिसको हम टेक्निकली कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं, याददाश्त का वो हिस्सा जो उसके जीन्स में एक्टिवेट हो तब होगा जब उसका कोई जिक्र करेगा। तो अपने असलाफ की कहानियां उसे सुनाना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल उसे सुनाना, उसको पंजतन पाक से मिलवाना, हजरत ईसा, मूसा और हजरत इब्राहीम के बारे में उनको वो बातें भी बताना कि वो भी हमारे उतने ही करीब हैं जितने हमारे अपने प्रॉफिट, ताकि उसके अंदर टॉलरेंस पैदा हो, उसके अंदर ये मिजाज खत्म करना कि हिंदू सिख हमारे दुश्मन हैं। इंसान इंसान का दुश्मन नहीं होता। आप ये जो तहजीब की बातें उसे सिखाएंगे जो आपने अपने असलाफ से कैरी किए हैं अपने अंदर, ये वो हिस्सा है जो वो बच्ची नहीं बता सकती, जो आपकी बहू नहीं बता सकती। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड। जो आप रेयरिंग करेंगी ना इस दौरान में, ये एक ऐसा तोहफा है उस बच्चे के लिए जो उसको कोई आपके अलावा नहीं दे सकता। आपका बहुत जबरदस्त रोल है। यू आर ट्रूली ग्रैंड, you're not just parent, you are Very grand. good. Absolutely, because you can deliver something which is grand, which those parents do not have. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Made inside you were present inside your maternal grandmother, यानी आपकी जो नानी है, ठीक है, जब आपकी वालदा उनके पेट में थी, तो जब उनकी ओवरीज डेवलप हो रही थी, उन ओवरीज के अंदर वो सारा मटेरियल था जिससे आपने बनना था फ्रॉम द मैटरनल साइड। सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्शन दैट यू आर बेसिकली होल्डिंग योर ग्रैंड चिल्ड्रन इन योर बॉडी इन अ सेंस, एटलीस्ट द मैटरनल साइड। और यही बात आई थिंक एक बायोलॉजिकल कनेक्शन को भी इंडिकेट करती है। तो उस बायोलॉजिकल कनेक्शन की बात इसलिए ज़रूरी है कि यहीं से जो ट्रांस जेनरेशनल इफेक्ट्स शुरू होते हैं जीन्स के ऊपर, वो यहाँ से शुरू हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक डच रीजन के अंदर कहत आई, फैमिन, और दे फाउंड, और उसमें 6 मंथ्स के लिए वहाँ पर कुछ खाने पीने का नहीं था, और दे फाउंड कि जो उसमें प्रेग्नेंट मदर्स थी उस टाइम के दौरान, 6 मंथ्स के अंदर, उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी द बेबीज दैट वर इनसाइड देयर यूट्रस एट द टाइम ऑफ द फैमिन, दे वर स्टडीड व्हेन दीज बेबीज वर बोर्न एंड देयर चिल्ड्रन वर स्टडीड। So, यानी इन औरतों के जो कहत में से गुजर रही थी एंड देयर प्रेगनेंसी वाज हैपनिंग इन दिस फैमिन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर भी उस फैमिन के इफेक्ट्स थे। इसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स, यानी जो जीन्स हैं वो जिस इन्वायरमेंट को एक्सपोज होंगे वो इन्वायरमेंट आपकी 3 जनरेशंस तक जा रहा है। तो फिर आप जब ये इन्वायरमेंट एक क्रिएट करेंगे अपने घर में of hopefully positivity, but then in terms of negativity, तो प्लीज ये जहन में रखिएगा कि ये सिर्फ आपकी बेटी या डॉटर इन लॉ के साथ नहीं हो रहा, ये आपकी 3 जनरेशंस के साथ हो रहा है। So are you happy enough for the impact that you're having to be made for 3 generations of people? ये आपका रोल है, इतना ग्रैंड, जो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि this is the level of its grandiosity in terms of time, कि ये कितना फार रीचिंग इम्पैक्ट है। और इसीलिए तो मेनोपॉज आल्सो, व्हेन यू रीच मेनोपॉज, पहला क्वेश्चन होता है व्हेन डिड योर मदर हैव इट, व्हेन डिड योर खाला हैव इट, नॉट योर दादी नान दादियार से कोई नहीं पूछता। योर मेनोपॉज इज डिसाइडेड बाय द एज ननियाल में हुआ, दैट रन्स इन द फैमिली टू। So I'd like to ask you a question जो कि मुझे लगता है कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है बात कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि जब बेबी पैदा होता है
कि वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है, यानी आप जो भी उस पर चाहें वो उसका बना सकते हैं। वो ब्लैंक मॉडलिंग क्ले है, जैसे जिस तरह बच्चे आजकल क्ले के साथ खेल रहे होते हैं या मिट्टी के साथ खेल रहे होते हैं, यानी वो मिट्टी की तरह उसका कुछ भी बनाया जा सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दैट इज ट्रू? So I don't think so. तरबियत They Right? respond to Genes. even in the womb to music that they hear, Yes. classical music, jazz, अच्छा Genes. whatever they are hearing. So babies even in the womb respond to what your parents are doing or what they are like. जी, सो दी एनवायरनमेंट जो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, कि ये जिसकी मैंने आपको वर्स्ट एग्जांपल लेके थी कि कहत में जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वो उस अनबॉर्न चाइल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसका कोई ताल्लुक उस फैमिली से नहीं, वो अपनी जिंदगी में उससे नहीं गुजरा। उसी तरह ये जो आपने म्यूजिक की एग्जांपल थी, यस दे कैन हेयर इन द वूम, आपको आवाज आती है म्यूजिक की, एंड देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर टेस्ट ऑल्सो। सो ये कुछ स्टडीज हुई थी जर्मन और फ्रेंच बेबीज के ऊपर, उनमें उन्होंने देखा कि कुछ रीजन्स के अंदर, वो आपने देखा वो हमारे यहाँ एक स्पाइस होती है जिसको हम बादियान का फूल कहते हैं, जी तो उस रीजन के अंदर बादियान के फूल बहुत फ्रीक्वेंटली खाने के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये जब बच्चे पैदा होते हैं when they're in 6 months of age, they start to prefer foods, जब उनको दोनों चीजें नहीं, उनकी प्रेफरेंस उस खाने की होती है कि जो इंट्रा यूट्राइन उनको एक्सपीरियंस किया होता है, यानी उनकी प्रेफरेंसेस हैं। म्यूजिक की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो, मतलब प्रेफरेंस ऑब्वियसली कैन चेंज बट दे विल बी एबल टू हियर इट, एंड इन फैक्ट जो एक्सेंट्स होते हैं पेरेंट्स के जिसमें वो बात कर रहे होते हैं, बच्चे उस एक्सेंट के अंदर होते हैं। ये आप अपनी, अगर इफ यू कास्ट योर मेमोरी बैक, एंड सम ऑफ यू आई सी माइट हैव यंगर चिल्ड्रन स्टिल, कि जब आपका बच्चा रोता है वो आवाज आपकी अंदर रूह तक पहुंचती है, वर्सेस कि कोई और बच्चा रो रहा है, वो आपको कभी भी इतना बॉदर नहीं करेगा जितना, बिकॉज यू आर बायोलॉजिकली प्राइम्ड एंड दैट बेबी इज प्रिपेयर्ड टू क्राई इन द साउंड, द एक्सेंट जो आपका है, तो वो अपने आप को तैयार कर कर लाया है इस चीज के लिए। तो अगर हम इस उससे निकलें कि बेबीज आर इन फैक्ट पीपल व्हेन दे आर बोर्न, इसकी मैं आपको अगेन बायोलॉजिकल एक रियलिटी ये बताऊं कि जब चिल्ड्रन आर बोर्न दे हैव मोर ब्रेन सेल्स देन देयर आर स्टार्स इन द गैलेक्सी। सो अगर एक 100 बिलियन कोई भी चीज, मैं आपको कहूं कि इस कमरे में 100 बिलियन पड़ी हुई है, तो आप ये तो कभी नहीं कहेंगे कि ये खाली है। एंड देयर आर 100 million connections happening in their neurons every second. So जो भी चीज हो रही है आपकी इर्द गिर्द, उसके connections जो है ना वो इतने rapidly fire कर रहे हैं कि all these 100 billion stars essentially in your grandchild's brain are becoming connected with each other. My God. सुभान अल्लाह। So अब अगर इस बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसमें लर्निंग है, उसमें म्यूजिक और टेस्ट की प्रेफरेंस है, तो आपके ख्याल में ये एक्यूरेट होगा कहना कि उसकी कुछ जहनी सेहत भी है, उसकी कोई मेंटल हेल्थ भी है? Yes, parents who fight a lot and shout at each other, it affects the child in the womb. आपने कभी देखा है कि माँ बाप अगर लड़ रहे हो तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल छोटे गोद वाले बच्चे भी? ये मुझे बात बड़ी सरप्राइज करती थी कि इनको कैसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, लाइक हाउ डू दे नो कि ये जो चीज हो रही, उसी आवाज में आप म्यूजिक लगा दें तो बच्चा नहीं रो रहा होगा उस वॉल्यूम के ऊपर। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम, उसी आवाज में आप वैसे एक मजाक कर रहे हो, बच्चा नहीं रो रहा, लेकिन आप लड़ाई कर रहे हो उस वॉल्यूम के अंदर, तो दे नो। सो दे कम विद मेनी innate abilities to understand things, and conflict, जैसे आपने कहा कि conflict is one of them. So जब हम इन्फेंट मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, और वो जो डॉक्टर साहब आपसे जिक्र कर रहे थे कि इसके बारे में हम एक कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे, इसका नाम हमने बेबी मैटर्स रखा है, ठीक है, कि ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू बेबीज विल बी डिस्कसिंग इन अप्रैल। इसका बेसिकली मतलब इन्फेंट मेंटल हेल्थ का या बच्चों की न्यूबॉर्न्स की ज़हनी सेहत का ये है कि जो इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव वेल बीइंग है, हेल्थ है किसी बच्चे की, जो उसकी नफ्सियाती सेहत है, वो कैसी है बिटवीन द एज ऑफ 0 यानी जो उसकी पैदाइश है और 3।
बिकॉज तकरीबन 5 साल की उम्र तक बच्चे की 90% ब्रेन की डेवलपमेंट हो चुकी है। सो देर आर 2 पीक्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इन लाइफ। एक पीक जो है वो 0 से 3 to 5 के तकरीबन दरमियान में होती है, और दूसरी पीक जो है वो टीनेज में आती है। जो पहली पीक है उसके लिए सोलली पेरेंट्स आर इन चार्ज इन टर्म्स ऑफ their well-being, in terms of their emotional connection with the child, in terms of nurturance जो उनकी बच्चे के साथ है, कि उसकी जो जहनी, जिस तरह से जिस्मानी नशो नुमा के ऊपर completely dependent जो है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर completely dependent है, उसी तरह इमोशनल नीड्स के लिए भी वो completely dependent है और उसकी इमोशनल नीड्स हैं। So, जो लोग फिर इन लोगों का ख्याल रख रहे हैं, इन बच्चों का जिनकी इमोशनल नीड्स के ऊपर वो मतलब वो फुली डिपेंडेंट है इमोशनल नीड्स के लिए अपने केयर गिवर्स के ऊपर, अपने इर्द गिर्द की फैमिलीज के ऊपर, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी। आपके ख्याल में फैमिलीज जो है उनका स्ट्रक्चर, आपने अपनी ही लाइफ में देखा है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बट फैमिलीज के स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, आपने क्या देखा है अपनी लाइफ के? Young people are very independent and they don't want any interference from you. मैं तो a very hands off parent and grandparent। दूर दूर से वो फिलिपिनो ले आती है उसको, मेरे ग्रैंडसन को दूर से सलाम, ले जाओ एक पप्पी टू दादी एंड टेक हिम अवे। आई एम नॉट अ चाइल्ड, Very true. यू नो आई एम नॉट अ चाइल्ड पर्सन। तो ये आई फील कि डिपेंड्स, सम पीपल आर वेरी मैटरनल। सो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है फैमिली का, लेकिन जो जिस ऑर्डर में चीज़ें होती हैं आपके ख्याल में उसमें चेंजेस आए हैं? ज़्यादा पेरेंट की तरफ चला गया है ग्रैंड पेरेंट्स से। अच्छा, जब हम इंक्रीजिंगली इन रोल्स के अंदर आते हैं कि जिसमें वी आर रिक्वायर्ड टू बी अथॉरिटेटिव, जैसे जो कि एज ग्रैंड पेरेंट्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते। अगर आपको बच्चा आगे कहता है कि दादी या नानी मैंने ये हलवा खाना है तो आप बेटा खाना, वेयर एज द मदर विल से कि जी मीठा नहीं खाना। पेरेंट्स ये कहते हैं नानी दादी तो आप करते हैं बच्चों को। तो उसका ये सोल्यूशन जो है वो एक डॉक्टर साहब ने दिया ना कि जी जब मैं हूँ जिस टाइम पे, अगर मैं इंचार्ज हूँ तो फिर मैं इंचार्ज हूँ, देन आई कैन डिसाइड। हाँ, अगर आप हैं तो जाहिर है कि हाँ फिर ये आप मतलब यू हैव मोर एनर्जी आपके अंदर। वो बच्चे के साथ, जो आजकल के बच्चे के साथ तो आप ये नहीं कह सकते ना चुप करके यहाँ कोने में बैठ जाओ। तो आजकल के बच्चे जो हैं दे हैव वॉइसेस एंड दे लाइक टू मेक श्योर कि वो सुने जा रहे हैं आवाज़। तो उस स्पेस के अंदर उस एनर्जी को लाना कि जिसमें आपने बच्चे से लड़ाई करनी है एक तरह की कि जी नहीं ये नहीं करना, वो आई मीन यू शुडंट बी आस्क्ड टू डू दिस बेसिकली, क्योंकि आपकी एनर्जीज का वेस्ट है। आप श्योर आप ये करना नहीं चाहते, आप अपने बच्चों के साथ ही ऑलरेडी कर चुके हैं। रिश्ते को प्रमोट कर रही है वो कर लीजिए। अगर वो ब्रेक को, टूटने को, तकलीफ को प्रमोट कर रही है तो उससे परहेज करें। अब बॉन्डिंग को प्रमोट करती है ये बात कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको गोद में उठा ले। अब बहुत सारे गलत ही आपको पीडियाट्रिशियंस ने ये वाली बात की, मे बी व्हेन यू वर यंगर, कि जी बच्चा रो रहा होता है तो उसको गोद में ना उठाएं, उसको गोद की आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जो मैं बहुत गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहूँगी, लेकिन जो ये वेस्टर्न पीडियाट्रिशियंस थे जिनकी ये वाली फिलॉसफी थी, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक इस बात से नहीं। हमारे यहाँ तो जो औरतें ज़मीनों पे भी काम करती थी वो बच्चों को गोद में उठा के किया। तो ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी, वो लोग जो है वो सारी फिलॉसफी को हाथ धोकर साइड पर हो गए कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, बेबीज़ को तो जी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, उनको गोद में उठा के रखना चाहिए हर वक्त। और हमारे ऊपर ये जो उन्होंने मसलत किया, इस वजह से बेसिकली स्टार्ट हुआ था ये कि दे वांटेड कि औरतें जो हैं वो वर्क फोर्स में वापस इनकॉर्पोरेट हो जाए, जल्दी काम पे जाए। तो अगर वो जल्दी काम पे जाएंगी तो किस तरह वो बच्चे को तो नहीं उठा के लेके जा सकती फैक्ट्री में काम करने के लिए, डेंजरस है। तो बच्चे को कंटेनर में रखें, गोद में ना कभी भी उठाएं। और उसको अब एक हेल्थ प्रोफेशनल से आप जो है उस पर ठप्पा लगवा दें तो जी नहीं बच्चों को कंटेनर में रखना चाहिए, प्रैग में हो, कार सीट के अंदर हो, उसमें हो। सो दिस इज नॉट बायोलॉजिकल, दिस इज नॉट, हमारा कल्चरल विजडम ये नहीं है, और इसकी कोई कॉमन सेंस भी नहीं बनती। आपको खुद तकलीफ होती है जब बच्चा रो रहा होता है, आपके अंदर की बायोलॉजी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जब बच्चा रोता है तो उसको जरूर गोद में उठाने की मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रही है और उसकी माँ की मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रही है। तो इसलिए ये वाली जो चीज़ जब आप कहते हैं वो कि जी अच्छा मिसाल के तौर में कि फीड नहीं कराने की ज़रूरत, आपको ब्रेस्ट फीड मत कराइए, आप फीडर पिला दें, क्योंकि फीडर मैं भी पिला सकती हूँ, मतलब दादी या नानी भी पिला सकती।
अब आपकी बॉन्डिंग उसके लिए ज़रूरी है बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और उसकी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन आपका उसको दूध पिलाना तो ज़रूरी नहीं है। उसका दूध जो है पीना इज एन एक्ट दैट इज बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। अगर जो माएँ, आपको मैं बताऊं कि लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में माओं के जो दिमाग होते हैं वो श्रिंक करना शुरू हो जाते हैं, टू मेक रूम फॉर, जगह बनाने के लिए उन एरियाज के कि जिनसे मदर्स ने बॉन्ड करना है, यानी बेबी से रिलेटेड जो ब्रेन के एरियाज हैं उनके बड़ा होने के लिए बाकी एरिया श्रिंक कर जाते हैं। तो यानी उनको बाकी इंसानों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। जब वो बेबी पैदा हो जाता है उनकी सारा फोकस उस बेबी के ऊपर है। वो वॉल्यूम जो खत्म हुआ था, उनके दिमाग जो श्रिंक किया था, वो रिस्टोर होगा अगर वो बेबी के साथ रहेंगी विद इन 3 years ऑफ लाइफ। अगर वो बेबी के साथ नहीं रहे तो वो दिमाग उनका वापस उस स्टेट के अंदर नहीं आ पा रहा, इट हैज नॉट ग्रोन। तो प्लीज फिर जब आप ये वाली बात करें कि बेटा बच्चा पैदा कर लो, पाल हम लेंगे, तो ये जहन में रखिए कि इससे आपकी बेटी की या डॉटर इन लॉ की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल हेल्थ बेहतर नहीं होगी, वो लिटरली इस बात से ज्यादा डिटीरियोरेट करेगी ओवरऑल। और जो बच्चे का उसके ऊपर इम्पैक्ट है, क्योंकि वो कनेक्टेड है उस इंसान से जिसको उसने एक्सपीरियंस किया है इन यूट्रो। उसको आवाज़ आती है, उसकी एक स्मेल है, उसकी एक साउंड है, उसकी एक टच है जो उसने एक्सपीरियंस किया है। तो वो फिर अब बाकी उसके लिए हर बंदा अनफेमिलियर है। आप फेमिलियर हो जाएंगे और आपका बॉन्ड होगा, लेकिन उसको रिप्लेस करके नहीं कि जो उसका माँ के साथ। So, जो भी चीज बॉन्डिंग को प्रमोट कर रही है उसको आप प्रमोट कीजिए, जो डिस्टेंस को प्रमोट कर रही है उससे परहेज कीजिए। फिर जो टीचिंग्स आपकी हैं अपनी बेटियों के लिए या डॉटर्स इन लॉ के लिए या सन्स इन लॉ के लिए या सन्स के लिए, उनको कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना रादर देन अपीयरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी बाकी सब दुनिया में बच्चा जो है वो माँ के पेट में बन के पैदा होता है, और पाकिस्तान में बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद बनना शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद उसकी नाक, सर, कान, आंखें सब कुछ बड़ी छोटी की जा सकती है। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है, बाकी सब बच्चे जैसे पैदा होते हैं वैसे। तो ये अनफॉर्चुनेटली जी कुछ हड्डियाँ तो उनकी नरम होती हैं, तो यानी ये हो सकता है कि ये वाली हड्डियाँ वो सही सीधी कर दें, लेकिन जो उस हड्डी को सीधा करने में उस माँ का दिल उलटता है ना, वो नहीं सीधा हो सकता। जब आप उसको ऐसी चीजें कहते हैं कि तुमने इसका सर नहीं बनाया, उसके सर के पीछे प्लेट रखनी चाहिए, तो उस सर के साथ करना क्या है उसके बारे में सोचिए। तो जो आपका फोकस है ना अपीयरेंस के ऊपर, उसको ये ध्यान में रखिए कि किस दुनिया में है हम। अभी हम एक तस्वीर खींचेंगे ना, तो उसमें हमारी बालों का रंग, आंखों का रंग, नाक की शेप, स्किन का कलर, लिप्स का कलर, मुंह का स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो सकता है। मैं अगर आपके साथ वीडियो कॉल करूँ तो आई कैन डू दिस इन रियल टाइम। तो हमें क्या, व्हाट आर वी वरीड अबाउट? क्या अपीयरेंस ऐसी है कि जो चेंज नहीं हो सकती? उन चीजों की मतलब कॉस्मेटिकली, सर्जिकली, वीडियो के ऊपर, इन सब चीजों का चेंज है, लेकिन जो कैरेक्टर है उसकी रिप्लेसमेंट कोई मोबाइल फोन नहीं। जो कहानी आपने सुनानी थी उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो 1 2 3 नहीं है, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 2 3 तो वो कोई भी बच्चा सीख लेगा। एक्चुअली आपको पता है कि इन्फेंट्स को, यानी 6 महीने के बच्चे को अगर आप काउंटिंग नहीं सिखाते तो उनको काउंट करना आता है। दे हैव डन स्टडीज ऑन दिस। दे कैन काउंट, दे विल लुक फॉर, अगर 2 चीजें गई थी तो अगर दो चीजें गायब हो गई तो वो दे विल लुक फॉर कि वेयर इज द अदर 3, अगर एक आ गई दे कैन काउंट। तो लर्निंग द वर्ड्स 1 2 3 और लर्निंग द लेटर्स ABC इज इररिलेवेंट। वो यूरोप वाली इसलिए नहीं उनको 8 साल तक रोक के रख रहे कि वो बेवकूफ बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं। इट्स जस्ट दैट दे अंडरस्टैंड कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट इस वक्त है नहीं, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नहीं है ये, क्योंकि इन चीजों का कोई मकसद नहीं है। जो बॉन्ड आप करते हैं ना, जब आप बच्चे को गोद में उठाकर उसको उसके बाद से लाकर एक कहानी सुना रहे होते हैं, उसकी नर्व एंडिंग्स उसकी स्किन के अंदर नहीं, पर अब तो दूसरी स्किन हो गई यार, शॉर्ट पर। लेकिन जब हमने कहीं किसी डायरेक्शन में चलना होता है तो हमें पता होता है कि दरवाजा इस तरफ है। ये कोई नहीं कह रहा कि आप आपके सारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो अपना फोन साइड पे रख देंगे आज के दिन के बाद, लेकिन अगर आपके जहन में ये होगा कि जी ये इस फोन से जो चीजें ये सीख रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ, तो फिर कम से कम आप उसको फोन नहीं देंगे, बिकॉज दैट डज हैपन। आप भी जब बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं तो आप भी तो कहते हैं कि अच्छा बेटा चुप करके थोड़ी देर देख लो, जस्ट फाइन, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये आपके जहन में नॉर्थ हो या किबला हो कि किस तरफ है, चाहे अब आप ना चाहें, मतलब हो सकता है आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन किबला तो पता होना चाहिए कि किस जगह के ऊपर।
इन द सेम वे कि ये जो मैं आपसे फैमिली स्ट्रक्चर्स की बात कर रही थी कि और जो आपने बात की ऑफ इंक्रीजिंग रिप्रोडक्टिव एज, अगर बच्चा पैदा कर लिया है आपने इन द मिडल ऑफ योर ट्रेनिंग फॉर समथिंग एंड नाउ द मदर कैन नॉट रेज दिस चाइल्ड, और वो बच्चा उसने पैदा इसलिए किया क्योंकि सब लोग रोजाना उससे शादी के अगले दिन से पूछना शुरू हो गए थे कि व्हेन आर वी गोइंग टू हैव अ ग्रैंडचाइल्ड। आप किस डर में, यू विल इंशाल्लाह लिव टू बी एटलीस्ट 95, ठीक है। सो यू नॉट, इट्स नॉट दैट यू विल नॉट हैव दिस टाइम कि आपके पास कोई टाइम नहीं होगा आप अपने बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, आप तो इंशाल्लाह उनकी शादियां, उनके बच्चों की शादियां देखने के लिए प्राइम है। अगर उन्होंने बुलाया करने की कोशिश की है। वेरी करेक्ट। विलायत और इंसान की शादी ऑपोजिट सेक्स में हुई। अब ये मुस्लिम में भी हो बुलाए आपको मेरी बेटी होटल में होती है, वो कहती है कि आपके साथ कौन लड़की लड़का का मसला नहीं, आप दुआ करें कि आपका बच्चा ऑपोजिट सेक्स में एटलीस्ट रहे। मतलब डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू फाइंड ऑन मैं वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, ये होगा, मतलब वो तो इसी ये चीजें लिखना शुरू करती तो लोगों की याददाश्त खत्म हो जाएगी। तो ये तो उस वक्त से चल रहा है, साइंस की जो तरक्की को रोकने साइंस तो अपना काम कर रही है। हाँ, तो ये अभी हम अगर यहाँ पर मतलब हम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड यू नो इन द करंट सेटअप ऑफ जो इंग्लैंड में हो रहा है और अमेरिका में हो रहा है, वो हमारे और वो कल्चर भी हमारा नहीं है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, बट वी डू हैव टू टॉक अबाउट हालात जो है ना वो बाबा आदम के ज़माने से ख़राब है, क्योंकि एक्चुअली जो पहला टीनेजर रहा होगा, केन एंड एबल की कहानी आपने सुनी है, जी जी, हाबील और काबिल, उसमें उसने तो कत्ल ही कर दिया था, तो वो तो हमेशा से ख़राब ही है उस एज में लोगों के हालात। लेकिन व्हाट वी कैन डू अबाउट इट इज़ टू रियलाइज कि अगर आप इन्फेंट्स के बारे में कंसर्न रहते हैं, उनका ख्याल करते हैं, दिस हेल्प्स प्रिवेंट फिजिकल एंड मेंटल इलनेस इन टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। तो ये वाला जो टाइम है ना पैदाइश से 5 साल की या पैदाइश से भी पहले का, अगर हम कहें कि कंसेप्शन से लेकर 5 साल तक का, इसमें अगर आप फोकस्ड हैं तो आप आगे की मिजरी बचा रहे हैं, आगे की बीमारी से बचा रहे हैं। सो दैट इज द टाइम दैट यू शुड थिंकिंग अबाउट फोकसिंग ऑन। ख्याल रखना जरूरी है, योर फ्यूचर जनरेशंस नीड यू, सो केयर फॉर योर ओन सेल्फ before you care for anybody else. But beta, this is very unfair. Why should we babysit? मैं तो नहीं करती। Don't. That is a choice that you have. You can decide. I've done my job. I produced 2. I brought them up to be decent human beings. अब मैं किसी का बच्चा 5 मिनट में अपनी बेबी सिटिंग का खुद इंतजाम। कईयों को मजबूरियां होती हैं ना आजकल। नहीं, but you see why? एक जनरेशन रगड़ी जाए, पहले उनको पैदा करो, फिर उनके बच्चों को संभालो। Thank you जी, thank you for your time. We are a very poor club. It's lovely. Thank you so much. I was admiring it. This was for you. Beautiful. Oh, certainly. ये बनी है।